नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने अनुपात और समानुपात की कुछ बेसिक जानकारी ली थी। आज हम और क्वेश्चन को करते हुए थोड़ा और समझेंगे कि अनुपात समानुपात के प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। और भी जो प्रश्न आएंगे उसमें जो कैलकुलेशंस होती है मैं आपको बीच बीच में वो भी क्लियर करता जाऊंगा कि ये गुणा अगर आ रहा है तो मैंने कैसे किया, ये अगर भाग आ रहा है तो मैंने कैसे किया। डायरेक्ट मैं इसको आपको अलग से कोई क्लास नहीं लेते हुए प्रश्न के बीच ही कैलकुलेशन करने का तरीका भी बताता जाऊंगा। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये क्लास नहीं है, वो भी पढ़ सकते हैं। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो भी इसको क्लास को देख सकते हैं, और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पहले कभी भी रेशो और प्रोपोर्शन का चैप्टर सॉल्व नहीं किया है, इसके कोई क्वेश्चन नहीं किए हैं, नए बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं ताकि वो भी जो पुराने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके बराबर में आ जाए। तो चलिए आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, कल जो जहां से अपन ने खत्म किया था उसके बाद से हम आज स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है आज का, 5300 की धनराशि को PQR में इस प्रकार बांटा गया कि P को Q से 700 रुपए अधिक तथा Q को R से 800 रुपए ज्यादा मिले, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा बताओ। देखिए ये प्रश्न ये कह रहा है कि टोटल जो धनराशि है वो है 5300 रुपए, P को Q से 700 ज्यादा मिले हैं और Q को R से 800 ज्यादा मिले हैं। चलिए आप थोड़ा सोचिए कि P को Q से 700 ज्यादा मिले और Q को R से भी 800 ज्यादा मिले, तो जब Q से P को 700 ज्यादा मिले थे और यहाँ पे 800 ज्यादा मिले हैं, मतलब इस P को जो है इस R से कुल मिला के 1500 ज्यादा मिले हैं। ये बात आपको समझना चाहिए। अगर नहीं भी समझ में आई हो तो मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। P है, Q है और R है। बोल रहा है R को जो भी मिले हैं उससे 800 रुपए ज्यादा Q को मिले हैं, 800 रुपए ज्यादा Q को मिले हैं, और Q को जितने मिले हैं उससे 700 ज्यादा P को मिले हैं। अब मैं इसमें 700 और अगर ऐड कर दूं तो P को R से कितने ज्यादा मिले हैं, 1500। इन दोनों राशियों को मैं जोड़ के, इन दोनों राशियों को अगर मैं जोड़ दूं तो इन दोनों को कुल मिला के R से कितना ज्यादा मिला है वो संख्या आ जाएगी अपने पास। तो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो जोड़ने पे आप क्या आएगा, 2300। कुल मिला के P और Q को इस R से 2300 रुपए ज्यादा मिले हैं। चलिए टोटल कितना था, 5300। इस 5300 में से हम इस 2300 को माइनस कर देते हैं। 5300 में से 2300 को माइनस कर देते हैं। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपके आएगा 3000। इसका यह मतलब हुआ कि ये 3000 जो है ये तीनों में बराबर बटा है। 3000 जब तीनों में बराबर बटा है तो सबको कितना मिला है, 1000, 1000 और 1000। अब दोस्तों आप देखेंगे इनको जब आप ऐड कर देंगे तो सबको कितनी राशि मिली है वो आ जाएगा। तो ये इसको मिला है P को 2500, Q को मिला है 1800 और R को मिला है 1000। आप इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि Q को जो है R से कितना ज्यादा मिला है, दे रहा है Q को 800 ज्यादा मिला है, देखो 800 ज्यादा है, और P को Q से 700 ज्यादा मिले हैं। तो आप देखो इन दोनों का अंतर देखोगे तो 700 आएगा। इसका मतलब आपने जो ये प्रश्न हल किया है ये बिल्कुल सही है। एक तरह से और उत्तर की जांच कर सकते हैं, अगर हम इन तीनों को जोड़ लें तो भी 5300 आना चाहिए। आप करके देख लेना, बिल्कुल आएगा। चले अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 250 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:9 हो जाता है, तो दोनों संख्याएं बताइए। देखिए तीनों संख्याएं जो है वो दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं दे रखी है, माना A है और B है। A और B जो संख्याएं हैं वो दिया है आपके 3:7 के रेशो में। 3:7 के रेशो में आपकी संख्या है, दोनों में जोड़ देते हैं। दोनों संख्याओं में, अनुपात में हम कभी जोड़ नहीं सकते हैं, संख्या में ही संख्या जुड़ेगी। अनुपात में कभी हम वास्तविक संख्या नहीं जोड़ सकते हैं। अगर अनुपात में जोड़ना है तो कुछ वेरिएबल इसके साथ लगाना पड़ेगा, या तो हम इसको 3x करने के बाद जोड़ सकते हैं, क्योंकि 3x अगर मानेंगे तो फिर वो संख्या ही मानेंगे कि संख्या माना संख्या, पहली संख्या जो है वो 3x है,
दूसरी संख्या 7x है, तो 3x में जरूर हम ये 250 जोड़ सकते हैं, लेकिन मात्र 3 में हम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि मात्र 3 में जोड़ेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे और वो 253 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है आगे जो इनमें दोनों में जब हम 250 जोड़ देते हैं तो आपका रेशो क्या हो रहा है, 5:9। अब आप देखेंगे कि इसमें भी मैंने 250 जोड़ा, पर रेशो में कितना जुड़ा है, रेशो में बस जुड़ा कितना है, 2 का अंतर आया है। इसमें भी 250 जोड़ा है और रेशो में कितना अंतर आया है, 2 का। दोनों में 2-2 का अंतर है। इसका आपका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि आपकी जो रेशो की 2 यूनिट है, रेशो की जो 2 यूनिट है वो आपके 250 के बराबर है। अब आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। अगर 2 यूनिट 250 है तो आपकी 1 यूनिट जो है वो 125 होगी। चलिए पूछा क्या है, दोनों संख्याएं पूछी है। 1 यूनिट आपके 125 है तो 3 यूनिट आपकी जो पहली संख्या है, पहली संख्या क्या थी, 3 थी, तो 3 यूनिट कितनी होगी आपके, 3 में इसमें 125 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये आपके आ जाएगा 375। और b को निकालने के लिए मैं 7 में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 में जब मैं 125 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके आएगा 875। ये a का हिस्सा है और ये b का हिस्सा है। यही आपसे पूछा गया था, इसलिए आपका यही आंसर है। देखिए 375 और 875 जो है आपके a वाले ऑप्शन में है, इसका मतलब आपका a वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 20% लड़कियों की संख्या के 1/10 कर लेना। इसको ये 1/10 है, 1/10 के समान है। लड़कों की संख्या का 20% लड़कियों की संख्या के 1/10 के समान है, तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। इसने ये पूछा है। देखो एक चीज इसने दी है परसेंटेज में और एक चीज इसने दी है भिन्नात्मक रूप में। आप या तो परसेंटेज को भिन्न में बदल लीजिए या जो भिन्न है उसे आप परसेंटेज में बदल लीजिए। तो हम इस भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे। सबसे पहले हम इस भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे। तो इसका आपको बता देता हूं मैं, परसेंटेज में किसी भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। तो ये भिन्न दे रखी है 1/10। यदि मैं इसमें 100 का गुणा कर देता हूं, तो ये आएगा आपके 10%। इसका मतलब ये प्रश्न अब आपके क्या हो गया है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 20% लड़कियों की संख्या के 10% के बराबर है। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप इसको देख के ही डायरेक्ट आपके माइंड में कैलकुलेशन करके ही सोच सकते हैं कि अगर एक का तो 20% ले रहे हैं और एक का 10% ले रहे हैं, एक का 20% एक की 10% के बराबर है, मतलब जिसका 10% है 20% के बराबर वो दुगना होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो आधा होने पे भी उसके बराबर है। इसका मतलब वो खुद से सामने वाले से डबल है। या फिर हम इसको सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे करेंगे कि जो लड़के हैं, लड़के जो हैं, पहले क्या दिया है इसमें, लड़के और लड़कियों का पूछा है, तो लड़के अपन पहले लिख लेते हैं, जो बॉयज हैं और जो आपके गर्ल्स हैं। जो लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 20% लो, तो लड़कों की जो संख्या है उसका जो 20% है वो लड़कियों की संख्या का 10% है। अब आप पूछोगे कि मैंने यहाँ पे परसेंटेज दिया तो या तो मैं बटे में 100 लगाऊं या परसेंटेज लगाऊं। आप ये देखो, अगर मैं बटे में 100 भी लगा देता हूं तो वो 100 से 100 तो कैंसिल आउट होने वाला है, इसलिए ना तो मैंने यहाँ पे 100 लिखा है, और अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज भी लगा दूंगा तो भी परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 20% दिया तो डायरेक्ट 20 लिखेंगे और 10% दिया तो डायरेक्ट उसमें 10 ही लिखेंगे। परसेंटेज का कोई रोल यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे जाके वो कटने ही वाला है। अब देखिए, लड़कों से लड़कियों का अनुपात पूछा है, तो लड़कों से लड़कियों का अनुपात जो होगा वो आपके होगा 1, ये 10 है, 1 0 से 1 0 आप यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, तो 1/2 हो जाएगा। मतलब 1 लड़का है तो 2 लड़कियां है। आपका जो अभीष्ट अनुपात है वो आएगा 1:2। 1:2 जो है ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है। मुझे लगता है कि ये ए और सी सेम दे रखे हैं, या तो आप ए को सही कर लीजिए या सी को सही कर लीजिए। चलिए हम सी को काट के यहाँ पे लिख देते हैं 1:2। आपका 1:2 जो है वही सही आंसर है, सी वाला। टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 2 एक जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, ये वो उल्टा नहीं हो पाया होगा यहाँ पे। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या
उसका अनुपात 3:5 है। यदि विद्यालय में 728 विद्यार्थी है तो लड़कों की संख्या बताओ। इसमें मात्र लड़कों की संख्या पूछी है। आप पहले ये देखेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं लड़के हैं और लड़कियां हैं। लड़के जो है, लड़के यहां पे पहले दिए हैं और लड़कियां यहां पे बाद में दी है। आप इसमें एक शब्द और लिख लीजिए, यहां पे क्रमशः भी है, क्रमशः। लड़के और लड़कियों का क्रमशः अनुपात है, मतलब जो लड़के अगर पहले लिखे हैं तो उनका अनुपात भी पहले है और लड़कियां बाद में लिखी है तो उनका अनुपात भी बाद में है। इसलिए आपको जो मैथ्स की जो बुक्स होती है उनमें क्रमशः शब्द मिलता है। इस क्रमशः शब्द का मतलब यही है कि सामने वाला कभी उसको उल्टा ना समझ ले कि लड़के लड़कियों में पहला वाला लड़कियों को समझ ले और बाद वाला लड़कों को समझ ले, ऐसा नहीं होगा। क्रमशः लिखा है तो आपको सीधा सीधा समझना है कि लड़कों का अनुपात पहले दिया है और लड़कियों का अनुपात बाद में दिया है। अनुपात क्या दिया है? 3:5। 3:5 दिया है। अब बोला यदि विद्यालय में टोटल जो विद्यार्थी दिए हैं, टोटल विद्यार्थी का मतलब ये होता है लड़के और लड़कियां दोनों मिला के विद्यार्थी होते हैं। आप विद्यार्थी से यूं मत समझना कि बस लड़के हैं, ये विद्यार्थी मतलब लड़के प्लस लड़कियां, कुल मिला के सभी विद्यार्थी जो है वो विद्यार्थी होंगे। तो आप देखो कुल दिया है तो हम रेशो का भी कुल कर देंगे। रेशो का कुल क्या होगा? यहाँ पे आप ऐड करोगे, आएगा आपके 8। और वास्तव में क्या दिया है? वास्तव में हम जो वास्तविक जो संख्या होती है उसमें अपनी जो एक काल्पनिक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या अनुपात को अपन ने जोड़ लिया, कल्पना कर ली एक मात्र के, मान लिया कि 8 विद्यार्थी टोटल थे वहां पे। अगर 8 विद्यार्थी टोटल होते तो 3 लड़के होते और 5 लड़कियां होती, लेकिन 8 नहीं है, 8 की जगह कुछ और है, 8 की जगह कुछ और है। तो ये अपन ने जो कल्पना करी है, जो माना है, अपनी जो कल्पना है वो वास्तव के किसके बराबर है? जो वास्तव के बराबर होगी उसमें हम काल्पनिक का भाग देंगे, वास्तविक में काल्पनिक का भाग देंगे। वास्तविक क्या है? 728 और काल्पनिक क्या है? 8 है। पूछा क्या है? क्या पूछा है? लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है? 3 है, तो हम डायरेक्ट इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम इसको काट देते हैं। देखो आपको दिख रहा है ये 72 जो है वो 9 टाइम जाएगा और ये 8 1 टाइम जाएगा, 8 से कट गया 91 टाइम, और 91 में जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो गया और ये 27। इसका मतलब ये हुआ कि लड़के जो है वो इस विद्यालय में लड़के जो है वो कितने हैं? 273। डी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पुस्तकालय में कुल पुस्तकें 144 है। कुल पुस्तकें जो है वो 144 है, जिनमें हिंदी की पुस्तकों का आधा। देखिए 3 पुस्तकें हैं, अपन पहले पढ़ लेते हैं पुस्तकें कौन सी है। हिंदी है, गणित है और अंग्रेजी है। तो हिंदी, गणित और अंग्रेजी, हिंदी, गणित और अंग्रेजी, हिंदी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। इसमें क्या दिया है? हिंदी की पुस्तकों का आधा। हिंदी की पुस्तकों को आधा, हिंदी की पुस्तकों को आधा मतलब क्या होगा? हिंदी की पुस्तकों में मैं 2 का डिवाइड दे दूं, हिंदी की पुस्तकों में 2 का डिवाइड दे दूं, और गणित की पुस्तकों का 1/3, गणित की पुस्तकों में मैं 3 का डिवाइड दे दूं, और इंग्लिश की पुस्तकों का 1/4, 1/4 मतलब 4 का भाग देना, मैं 4 का भाग दे दूं, तो ये आपस में सब बराबर हो जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया था, अनुपात समानुपात में जब मैंने बेसिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि यदि भिन्नात्मक रूप में अंश में कोई अल्फाबेट हो और हर में कोई संख्या दे रखी हो, तो जो संख्या हर में दे रखी है वही उसका रेशो होता है। तो देखिए हिंदी, गणित और इंग्लिश का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा आपके? 2:3:4। चलिए अब इसने क्या पूछा है? टोटल संख्या दे रखी है पुस्तकों की, ये दे रखी है 144, और पूछा है कि अंग्रेजी की जो पुस्तकें हैं वो हिंदी की पुस्तकों से कितनी अधिक है। आप देखेंगे कि जो अंग्रेजी की पुस्तकें हैं वो हिंदी की पुस्तकों से कितनी अधिक आ रही है? इस 2 से इस 4 का डिफरेंस पूछा है, तो यूनिट में जो डिफरेंस पूछा है वो 2 यूनिट का पूछा है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू पूछी। अगर ये पूछता कि हिंदी की पुस्तकें कितनी है तो भी आपका उत्तर ये होता, क्योंकि हिंदी की पुस्तकें भी 2 यूनिट है और इंग्लिश और हिंदी का जो अंतर है वो भी 2 यूनिट है। तो चाहे वो हिंदी की पुस्तकें पूछ लेता या अंग्रेजी और हिंदी का अंतर पूछ लेता तो भी अपना आंसर तो एक ही आने वाला है। चलिए अब देखेंगे हम इसमें टोटल, इसका योग कर लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आएगा आपके 7 और 2 9। टोटल अगर 9 पुस्तकें होती तो 2 पुस्तकों का अंतर आता, लेकिन यहां पे पुस्तकें वास्तव में कितनी है? वास्तव में
जो है उसमें काल्पनिक जो संख्या है उसका भाग देंगे। तो वास्तविक संख्या थी यहाँ पे 144 और आपकी काल्पनिक संख्या आई है 9, और आपको पूछा है 2 यूनिट का वैल्यू पूछी, इसलिए हम 2 यूनिट का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखेंगे इसको काट देते हैं, इससे 9 से मैं एक टाइम कटूंगा 5 बजाएगा, 16 बार कट जाएगा। इसका मतलब आपके आया है 16 दूना 32। तो इंग्लिश की जो पुस्तकें हैं वो हिंदी की पुस्तकों से 32 अधिक है। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। 32 ऑप्शन में देख लेते हैं, बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपके सही है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब और आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक मिश्र धातु में पीतल और लोहा 2:5 के अनुपात में है। यदि उस मिश्र धातु का वजन 210 ग्राम है और इसमें 70 ग्राम पीतल और मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इसको हम करते हैं। चलिए सबसे पहले इसने दिया है तो पीतल दिया है, फिर दिया है इसने लोहा। पीतल और लोहा इनका जो रेशो दिया है वो दिया है 2:5। 2:5 दिया है। इसने दिया है कि मिश्र धातु का जो वजन है वो कितना है? 210 ग्राम। वास्तव में जो वजन दिया है वो दिया है 210 ग्राम। और अगर हम इसका काल्पनिक रेशो में वजन लें तो वजन आएगा आपके 7 यूनिट। वास्तव में काल्पनिक का भाग दे देते हैं, तो जब हम इसमें 7 का भाग दे देंगे तो 7 का भाग देके एक बार 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पीतल कितना है और लोहा कितना है। चलो पहले 7 का डिवाइड दे देते हैं। 7 का डिवाइड देंगे आएगा कितना? 30। मतलब आपके एक यूनिट जो है, एक यूनिट आपके अनुपात की एक यूनिट जो है, उस एक यूनिट की वास्तविक वैल्यू 30 ग्राम है। चलिए 30 ग्राम अगर वैल्यू है तो मैं 30 में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या आएगा आपके? 60। मतलब पीतल जो था वो आपका कितना था? इसमें 60 ग्राम था। और जब मैं इस 30 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे आएगा कितना? 150 ग्राम। मतलब पीतल तो 60 ग्राम था और लोहा 150 ग्राम था। आगे क्या बोला है सवाल में? आगे बोला है कि इसमें हमने 70 ग्राम पीतल मिला दी, 70 ग्राम पीतल और मिला दी। 70 ग्राम पीतल मिलाएंगे तो लोहे में कुछ होगा क्या? लोहे में कुछ भी नहीं होगा। क्या बढ़ेगा? पीतल बढ़ेगा। हम पीतल में 70 ग्राम और बढ़ा देते हैं। 70 ग्राम इसमें बढ़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके? 130 ग्राम। 130 ग्राम जो नई मिश्र धातु बनके तैयार हुई है उसमें 130 ग्राम पीतल है और 150 ग्राम लोहा है। पूछा क्या है? पीतल और मिला दी जाए तो नया अनुपात पूछा है। मतलब जो पहले दे रखा था पीतल और लोहे का, तो उसी क्रम में हम नया अनुपात भी निकालेंगे। तो पीतल और लोहे का नया अनुपात आपके आ जाएगा 130 की 0 काट देंगे, 150 की भी 0 काट देंगे तो आपके 13:15 आ जाएगा। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं काट सकते, इसलिए आपका यही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आया है आपके 13:15। 13:15 जो है वो आपके ए वाला ऑप्शन एकदम सही है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 136 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है तो तीनों संख्याएं बताओ। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। ये जो है 3 संख्याओं का योग दे रखा है। पहले हम मान लेते हैं पहली संख्या a है, दूसरी संख्या आपके b है और तीसरी संख्या आपके c है। a, b और c 3 संख्या है। a और b का जो रेशो दिया है वो दिया है 2:3 और अगला जो रेशो दिया है b और c का जो दिया है वो दिया है आपके 5:3। जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था इस रेशो और प्रोपोर्शन चैप्टर का, तब मैंने बताया था इस अनुपात को कैसे सॉल्व करते हैं। या तो हम उल्टा n बना के सॉल्व कर ले, या फिर हम इस 3 को इधर की ओर बढ़ा देते हैं और इस 5 को आगे बढ़ा देते हैं और फिर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें सीधा मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 10, सीधा मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 15, इसका ऐसे सीधा मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 9। मतलब आपके 10:15:9 के अनुपात में वो तीनों संख्याएं हैं। चलिए अब अनुपात में तो ये मान है, अनुपात को हम जब जोड़ लेंगे तो आपके आएगा 34। देखिए 34 है।
अनुपात में योग जो है वो 34 है और वास्तव में योग जो है वो 136 है। तो हम वास्तविक योग में अनुपात का जो योग है उसका भाग दे देते हैं। अब देखिए इसको सोल्व मैं कैसे करूँगा। मुझे दिख रहा है, मुझे 34 की टेबल नहीं आती है, मुझे आती ही नहीं है, पर मुझे 4 की टेबल तो आती है। 4 की टेबल तो मुझे आती है। 4 की टेबल में मुझे 6 लाना है। 4 की टेबल में 6 कब आता है? आप देखोगे 4 का पहाड़ा जब हम बोलेंगे तो जैसे हम 4 बार बोलेंगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे एक अंदाज हो गया है कि लगभग ये 4 बार कट सकता है। तो देखिए ये जब इसको लाऊंगा 16 और जब मैं इसको डिवाइड दूंगा 3 से तो ये आएगा 12। तो 12 का जो एक बचेगा वो 16 बना देगा। इसका मतलब ये 34 से पूरी 4 टाइम ये कटेगा। 34 से 4 बार ये 136 कट जाएगा। चलिए अब एक यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई है। प्रश्न में क्या पूछा है? तीनों संख्याएं बतानी है। एक यूनिट की वैल्यू आई है। इस एक यूनिट की वैल्यू में हम आपके जो यूनिट्स है सारी 10 का, 15 का और 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपकी ए की वैल्यू आएगी 40। जब मैं इसमें 15 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की वैल्यू आएगी आपके 60। और जब मैं इसमें 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की वैल्यू आएगी आपके 36। 40, 60 और 36 यही संख्याएं हैं ए, बी और सी। तीनों संख्याएं क्या है? 40, 60 और 36। यही आपका उत्तर है। देख लेते हो कौन सा वाला ऑप्शन में ये आपके आ रहा है 40, 60 और 36। डी वाला जो ऑप्शन है ये आपके बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है ए की आय का 35% बी की आय के 25% के समान है, तो ए की आय का बी की आय से अनुपात बताओ। बहुत ही सिंपल सा और बहुत अच्छा सा सवाल है, बेसिक क्लियर करने वाला। ये दिया है ए की आय का 35%। पहले हम कर चुके हैं। मैं प्रतिशत ना तो प्रतिशत लिख रहा हूं यहाँ पे, ना ही बटे में 100 लिख रहा हूं। और बी की जो आय है इसका 25% जो है आपस में बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत कटने वाला है, 100 से 100 कटने वाला है, उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आप 5 से इसको काट दीजिए, 7 बार कट जाएगा। यहीं पे 5 से इसको काट दीजिए, 5 बार कट जाएगा। पूछा क्या है? ए की आय का बी की आय से अनुपात पूछा, मतलब ए अनुपात बी पूछा है। बी की आय से अनुपात ए अनुपात बी पूछा है, तो आपके ए अनुपात बी जो है वो आएगा 5:7। या फिर इसको और अपन देखें, आपको नहीं समझ में आया तो आप इसे कर सकते हैं एक स्टेप बढ़ा के, इस b को आप a के बटे में ले लेंगे और 7 को इस 5 के बटे में ले लेंगे। कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। आपके ये a के बटे में b चला गया, a के बटे में b चला गया और इस 5 के बटे में वो 7 इधर आके, सबसे पहली क्लास में मैंने अनुपात का मतलब बताया था। अनुपात का मतलब होता है भाग देना। मतलब हम अनुपात को ऐसे बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब ये 5:7 है, इसलिए ए अनुपात बी का जो आपके उत्तर आएगा वो आएगा 5:7। देखते हैं 5:7 कौन सा वाला ऑप्शन है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यही आपके बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 140% के बराबर है। अभी हमने किया था वैसा ही प्रश्न है। तो दूसरी संख्या, ये तीसरी नहीं है, ये दूसरी है। दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात, देखो थोड़ा सा इसमें चेंज है। दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात पूछा है, इसलिए हम दूसरी संख्या को ही पहले लिख लेते हैं। दूसरी संख्या मान लिया ये b है और पहली संख्या आपके a है। b का इसने दिया है दूसरी संख्या के 140% के बराबर है, तो दूसरी संख्या में हमने 140 का मल्टीप्लाई कर दिया और पहली संख्या का था 80%, इसलिए पहली संख्या का हमने 80% लिखा है। 10 से 20 से डायरेक्ट ही काट देते हैं हम, 20 से कटेगा वो, 20 से काटेंगे ये आएगा 4 बार और ये 20 से कटेगा आपके 7 बार। b से a का रेशो पूछा है, तो b के बटे में a चला जाएगा और रेशो आ जाएगा आपके 4/7। मतलब a अनुपात b जो है, b अनुपात a पूछा है, b अनुपात a जो है वो आपके आएगा 4:7। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। a वाला जो ऑप्शन है 4:7 आ रहा है, 4:7 सी में है। सी वाला जो ऑप्शन है ये आपके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए दोस्तों,
आपके एग्जाम में आपको ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं, एक 7:4 भी दे रखा है और एक 4:7 भी दे रखा है। इसलिए आपको प्रश्न को पहले गौर से पढ़ लेना है कि वास्तव में अनुपात किसका पूछा है, ए से बी का पूछा है या बी से ए का पूछा है। अगर बी से ए का पूछा है तो आपका ये आंसर सही होगा, और अगर ए से बी का पूछा होता तो आपका ए वाला आंसर सही होता। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने को मिलाकर योग जो है वो क्या होगा। देखिए, आपको त्रिभुज की थोड़ी सी बेसिक में बता देता हूं। वैसे तो सभी जानते होंगे आप, लेकिन त्रिभुज जो होता है, ये त्रिभुज जो होता है, कोई सा भी एक सिंपल आप त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज के तीनों कोण जो रहते हैं, ये तीनों कोण, इन तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपके होता है 180 डिग्री। इतनी उम्मीद है मुझे कि आपको कम से कम ये बात तो पता होगी ही सही, सभी पढ़े होंगे अपनी क्लासों में, जब आप चाहे आपका कोई सा भी बैकग्राउंड रहा हो, लेकिन आपको ये बात तो पता ही होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, अब इसने तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है। एक ए जो है, बी है और सी है, तीनों का अनुपात क्या दे रखा है, 2:3:4। प्रश्न में आगे इसने कंडीशन दे रखी है, वो उस कंडीशन को अब हम गौर से पढ़ के समझते हैं क्या दिया है। सबसे छोटे कोण, सबसे छोटा कोण कौन सा है, ये सबसे छोटा कोण। इन तीनों में से जिसका अनुपात सबसे छोटा है उसका कोण भी सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा जो कोण है वो आपके होगा ए वाला। अब ए वाला जो कोण है, इसका दुगुना, क्या लिखा है, इसके दुगुने, तो दुगुना क्या होगा, इसका 4 हो जाएगा। और दूसरे सबसे बड़े कोण, दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, सबसे बड़ा कोण ये है, और दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा, ये। इसका तिगुना, मतलब हम इसका तिगुना कर देंगे। तिगुना मतलब 3 का गुणा करना है, तो आपके आएगा 9। इन दोनों को मिलाकर योग पूछा है, इन दोनों को मिलाकर आपका योग पूछा है। इन दोनों का योग कितना होगा आपके, 13। और वास्तव जो ये कोण है, इन कोणों का योग क्या होगा आपके, 9। आपका जो कोणों का योग आ रहा है वो 9 आ रहा है, और वास्तव में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए हम वास्तविक जो 180 डिग्री है, इस 180 डिग्री में हम 9 का डिवाइड देके 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, और उस 1 यूनिट में हम जब 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके 13 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 13 का जैसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके जो इनमें से कोई एक आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं इसको सोल्व। 9 से हम ये काटेंगे तो 20 बार जाएगा, और 20 में जब हम मैं 13 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके आएगा 260 डिग्री। देखते हैं ऑप्शन में 260 जो है वो बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपके करेक्ट ऑप्शन है। आपका इसका प्रश्न का उत्तर होगा 260 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब और आगे वाला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है, 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। अनुपात का सिंपली मतलब मैंने एक बार बताया था कि अगर आपको अनुपात ऐसे दे रखा है तो हम इसको 5/3 भी लिख सकते हैं। अनुपात को ऐसे। तो मान लिया जो 4 पात्र है, पहला पात्र आपके ए है, दूसरा पात्र बी है, तीसरा पात्र सी है, और चौथा पात्र आपके डी है। अब इन पात्रों में जो रेशो दिया है, हम उन पात्रों का अलग अलग रेशो लिख लेते हैं। रेशो दूसरे में क्या है, 2:1 है तो 2/1 लिख लेते हैं। तीसरे में 3:2 है तो 3:2 को 3/2 लिख लेते हैं। और चौथे में 7:4 दिया है तो इसको 7/4 लिख लेते हैं। अब हम तब तक इसमें ये बता नहीं पाएंगे किसमें ज़्यादा है। हम कब बता पाएंगे, जब इन सबका हर हम समान कर लें। इन सबका हर जब समान हो जाएगा तो जिसका अंश सबसे छोटा रहेगा वही आपका उत्तर रहेगा। इसका हर समान करने के लिए हम क्या करते हैं, हर का हम एलसीएम ले लेते हैं। समान करने का मतलब एलसीएम ले लो, जब भी हर को समान करना हो तो उसका एलसीएम लेके उसको समान कर लेते हैं। तो देखो आप जब 2 का, 4 का और 3 का एलसीएम लोगे तो आपके आएगा 12। क्यों आएगा 12? सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 4 है।
4 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में तो आता है लेकिन 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए 4 इसका एलसीएम नहीं हो सकता। 4 की टेबल जब मैं 2 बार बोलूंगा तो 8 आएगा, 8 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। अब मैं 4 की टेबल 3 बार बोलूंगा 12 आएगा, और 12 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। लघुत्तम समापवर्ती का सिंपल सा यही मतलब है कि ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इन तीनों की टेबल में आ जाए। तो इन तीनों की टेबल में सबसे छोटी संख्या वो है जो आती है, वो है 12। इनका एलसीएम आएगा आपके 12। हम 12 का ही इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दे, सब में 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो भी सबसे छोटा होगा वो आपका आंसर है। मैं अगर इसमें 12 का मल्टीप्लाई करूं, देखो 12 का यहाँ पे मैं जगह कम है, मैं छोटा लिख देता हूं। जब मैं यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 4 बार कट जाएगा, और 4 से मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 20। मतलब इसमें 20 लीटर जो भी है दूध और पानी का मिश्रण जो भी है वो 20 लीटर है, अपन मान रहे हैं बस इसको। जब मैं इसमें 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 कटेगा नहीं, 1 से 12 ही रहेगा। 12 से मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा आपके 24, मतलब इसमें 24 लीटर है दूध और पानी का दिया ना, हाँ दूध है। और जब मैं इसमें 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 जो यहाँ पे 12, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 से 6 बार कट जाएगा, और ये 6 से जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके आ जाएगा 18 लीटर। जरूरी नहीं है वो लीटर हो, ये भी एक काल्पनिक वैल्यू आ रही है, पर इससे अपने को इतना जरूर अंदाज लग जाएगा कि इसमें कम है। अब जब मैं इसमें 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 बार कट जाएगा, और 3 का जब मैं 7 में मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 21 लीटर। देखिए पूछा क्या था, कौन से पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। तो दूध की मात्रा इन सब में कम किस में आ रही है, सी वाले पात्र में। सी पात्र कौन सा है आपके, तीसरा पात्र, इसका मतलब आपके आंसर होगा सी, तीसरा पात्र। तीसरे पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है, क्योंकि हमने हर को यहां बराबर कर लिया था। मतलब सब में हमने हर क्या है, हर जो है वो पानी का रेशो है, मतलब हमने पानी सब में बराबर कर लिया है। मतलब सब में 12-12 लीटर अगर पानी होता, सब पात्रों में अगर 12 लीटर पानी इसमें भी होता, 12 लीटर पानी इसमें भी होता, 12 लीटर पानी इसमें भी होता और 12 लीटर पानी इसमें भी होता, तो 12 लीटर के सापेक्ष इसमें 20 लीटर है, इसमें 12 लीटर के सापेक्ष 24 लीटर है, इसमें 12 लीटर के सापेक्ष 18 लीटर है, और इसमें 12 लीटर के सापेक्ष 21 लीटर दूध होता। तो सबसे कम दूध जो है वो किस में आया है, अपने सी वाले पात्र में। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, इसको हम हल करते हैं। दूध है, दूध दिया है और पानी दिया है, मिल्क और वाटर। इसमें सबसे पहले अनुपात दे रखा है 3:1, 3:1। मतलब अगर 4 लीटर दूध होता तो 1 लीटर पानी होता और 3 लीटर, 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी होता और 3 लीटर दूध होता। 60 लीटर दूध है, टोटल मिश्रण कितना है, 60 लीटर है। हम पहले इस 60 को इन दोनों अनुपात में बांट देते हैं, 3:1 में बांट देते हैं। बांटने का क्या तरीका रहता है, टोटल आपके 60 है, इन दोनों का टोटल कितना है, 4 है। 4 का भाग देने पे 1 यूनिट आ जाएगी, दे दे भाग कितना आएगा आपके 15, मतलब 15 लीटर जो है आपके पानी है। जब मैं 4 से 60 को काटूंगा तो आपके 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। ये जो है ये क्या है आपकी 1 यूनिट, और 1 यूनिट ही तो आपका पानी भी है, इसलिए पानी की वैल्यू आपके आ गई कितनी, 15 लीटर। अब मुझे 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, मैं 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, मतलब जो शुरुआत में मिश्रण था उसमें 45 लीटर तो दूध था और 1 लीटर आपके पानी था। अब अनुपात को क्या करना है, अनुपात को बढ़ाना, अपने करना है 2:1। पानी मिला के इस अनुपात को क्या करना है, 2:1। पानी मिलाना है, देखिए आप दूध तो मिलाना नहीं है, मिलाएंगे बस पानी, तो मात्रा किसकी बढ़ेगी, बस पानी की बढ़ेगी, पर अनुपात किसका कम हो गया, दूध का कम हो गया। मतलब ये 2 जो है अब नए अनुपात में 45, अब पहले 3 जो था वो इस 45 की भूमिका निभा रहा था, पर अब नए अनुपात में 45 की भूमिका कौन निभाएगा, 45 की भूमिका जो है इस बार 2 निभाएगा। तो अब नए अनुपात में 45 जो है वो 2 यूनिट के बराबर है।
45 अगर 2 यूनिट के बराबर है, 45 अगर 2 यूनिट के बराबर है तो 1 यूनिट के बराबर कौन होगा? 1 यूनिट के बराबर कौन होगा? 1 के बराबर आपके क्या आएगा? 22.5। 1 के बराबर क्या आएगा? 22.5। और ये 1 के बराबर जो आया 22.5, यही तो नया दूध है, क्योंकि 1 यूनिट ही है, दूध की तो 1 यूनिट ही। नए मिश्रण में 22.5 लीटर जो होगा वो आपके पानी होगा। 22.5 लीटर पानी होने का मतलब क्या है? इसमें कुछ 15 लीटर से बढ़ के 22.5 लीटर हो गया। मतलब मिलाया कितना इसमें हमने मिलाया होगा 7.5 लीटर पानी। 7.5 लीटर जब पानी मिलाएंगे हम, 7.5 लीटर जब पानी मिलाएंगे तभी तो ये अनुपात 2:1 होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। 7.5 लीटर जो है वो आपका बी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार समझा देता हूं, मैं इसको समझा देता हूं। प्रश्न दिया है 60 लीटर मिश्रण था, 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। हमने 60 लीटर को 3:1 में बांट दिया। 3:1 में बांटने पे दूध आया 45 लीटर, पानी आया 15 लीटर। हमने दूध को कुछ भी नहीं किया, बस पानी मिलाया है। लेकिन दूध जो पहले था वही का वही रहेगा। दूध 45 है, लेकिन अब इसका रेशो क्या हो गया? 2:1। मतलब 2 जो है, 2 यूनिट जो है, अब वो किसको डिनोट कर रही है? आपके 45 को डिनोट कर रही है। मतलब आपके वास्तविक 45 जो है काल्पनिक 2 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली, आई 22.5। 45 में मैंने भाग दे दिया 2 का, क्या आया? 22.5। मतलब 22.5 लीटर आपके नए मिश्रण में पानी है। नए मिश्रण में पानी 22.5 लीटर है, और पहले से कितना पानी था उसमें? 15 लीटर पानी पहले से था। मतलब हमने 7.5 लीटर पानी और मिलाया होगा। 15 में मैं 7.5 जोड़ूंगा तब जाके 22.5 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि 7.5 लीटर पानी और मिला दिया जाए इस 60 लीटर मिश्रण में, तो नया अनुपात आपके 2:1 हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब और आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 35 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी का रेशो दिया है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अभी जो हमने पहले प्रश्न किया है वैसा ही है ये भी। इसमें दिया है दूध और पानी का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:2। वास्तव में क्या है? 35 लीटर दूध है। हम इस 35 को 5:2 में बांट देते हैं। 5:2 में बांटेंगे, कैसे बटेगा? पहले हम 2 की वैल्यू, पहले चाहे तो हम 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल क्या है आपके? इसका अनुपात का टोटल क्या है आपके? 7 है। 7 से ये कट जाएगा आपके 5 बार। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5, तो 5 में जब मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 यूनिट की वैल्यू आपके आ जाएगी 25। और जब मैं 5 में इसकी जगह 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 में एक बार मैं 5 का किया, अब एक बार मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके आ जाएगा ये 10 लीटर। मतलब ये जो 35 लीटर मिश्रण है इसमें 25 लीटर तो दूध है और 10 लीटर पानी है। अब हम इसमें क्या मिलाने जा रहे हैं? दूध मिलाने जा रहे हैं। अब हम इसमें क्या मिलाने जा रहे हैं? दूध मिलाने जा रहे हैं। और वो भी कितना मिलाने जा रहे हैं? 5 लीटर। चलिए, दूध अगर इसमें हम 5 लीटर दूध और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 30 लीटर। अब अपने पास दूध कितना हो गया है मिश्रण में? 30 लीटर। और पानी तो कुछ मिलाया नहीं है, तो पानी 10 का 10 रहेगा। नया अनुपात पूछा है। नया अनुपात आपके आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट होके 3:1। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 3:1 ए वाला जो ऑप्शन है ये ही आपके सही उत्तर है। चलिए अब और अगला प्रश्न हल करते हैं। आपके अगला प्रश्न है, सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो मिश्रित धातु है उस धातु में पानी जो है धातु पानी से 15 गुना अधिक हो जाए। प्रश्न दिया है, सोना जो है 19 गुना भारी है और तांबा जो है वो 9 गुना भारी है। इन दोनों को हम किस अनुपात में मिला दें कि जो मिश्रित धातु आए अपने पास वो पानी से 15 गुना भारी हो। जब भी आपकी ऐसा प्रश्न आता है, 2 धातु को मिला के हम कोई तीसरी धातु बना रहे हो, ऐसा प्रश्न जो आता है उसको हम हमेशा एलिगेशन, जो मिश्रण की विधि होती है, उससे हल करते हैं। तो हम एलिगेशन इसमें अप्लाई करेंगे, एलिगेशन मेथड। ए और बी, मान लिया सोना ए है और
तांबा बी है। तो सोना जो है वो पानी से 19 गुना भारी था, तो हमने 19 यहाँ पे लिख दिया, और तांबा जो है वो 9 गुना भारी था, 9 लिख दिया। दोनों को मिला के एवरेज में हमको 15 गुना भारी रखना है, तो हम 15 को बीच में लिख देंगे। अब हम ऐसे क्रॉस में माइनस करते जाएंगे, ऐसे क्रॉस में माइनस करेंगे। 19 में से 15 माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा आपके 4। 9 में से 15 माइनस करके यहाँ लिखेंगे, लेकिन माइनस में नहीं लिखेंगे, निरपेक्ष वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि ये जो बीच में लिखते हैं ये औसत होता है, ये एक से तो छोटा होगा और दूसरे से जरूर बड़ा होगा, इसलिए हम माइनस में नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 15 में से 9 माइनस करके ही लिखेंगे। ये बीच वाली जो संख्या होती है इन दोनों के बीच की होती है, इन दोनों के बीच का सीधा सा मतलब ये एक से तो छोटी होगी, दूसरे से बड़ी होगी, तो भी हम यहाँ पे साफ इसका निरपेक्ष मान लिखेंगे। 15 में से 9 माइनस करके लिख देंगे, आएगा आपके 6। 6 और 4 इसको काट के छोटा करते तो 2 से, तो ये आएगा आपके 3:2। 2 से 3 बार कट गया और ये 2 से 2 बार कट गया। मतलब हम अगर इस मिश्र धातु जो पहले इस धातु को बनाएंगे, सोने और तांबे से मिलाएंगे और उसको 3:2 के अनुपात में मिलाएंगे, तो जो धातु बन के आएगी उस धातु का जो वजन रहेगा वो पानी से 15 गुना भारी होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, शुद्ध सोना है। 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में कितना है, 3/4, तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या होगा। आप देखिए 18 कैरेट सोना जो है ये 18 कैरेट लिखा, और एक लिखा 20 कैरेट सोना, ये 20 कैरेट मैंने यहाँ लिखा। 18 कैरेट सोने में सोने का क्या अनुपात दिया है, 4 भाग में से 3 भाग सोना होता है टोटल में, मतलब उसमें 1 भाग कुछ और मिलाया गया होगा। वैसे ही 5 भाग सोना है टोटल 6 भागों में से। हमको अनुपात निकालना है, सीधा सा इसका अनुपात हम निकाल देते हैं। कैसे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 12 और 12 का दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों संख्याओं में अगर हम 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका अभिष्ट अनुपात आ जाएगा। 4 से 3 बार जाएगा, यह आएगा आपके 9। 6 से 2 बार जाएगा, 2 का मैं जब 5 में मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 10। मतलब सोने, तो उसमें सोने का अनुपात क्या हो जाएगा, 9:10। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपके ऑप्शन जो है वो सी वाला जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अब और अगला प्रश्न देखते हैं। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 है, इसके अनुपात में है, तथा इनका कुल भार 120 ग्राम है। तो श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता जो है उन दोनों के भार का अनुपात दे रखा है और कुल भार दे रखा है, कुल भार दे रखा है। मतलब इसको हम इस 120 को 7:8 में बांटेंगे। आगे बढ़ते हैं। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया, तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ ये बताना है। देखते हैं, इसको हल करते हैं। श्री गुप्ता को हम ए मान लेते हैं और श्रीमती गुप्ता को हम बी मान लेते हैं। इनका अनुपात दिया है 7:8। इस 7:8 में बांट देते हैं हम 120 को। 120 किलोग्राम दोनों का वजन था। 7 और 8 जोड़ के 15 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है आपके पास 8। 15 से मैं जब इसको काटूंगा तो 8 बार कट जाएगा। जब 8 वैल्यू आई है तो 8 का जब मैं मल्टीप्लाई 7 में कर दूंगा तो मिस्टर जो गुप्ता है उनका भार आ जाएगा 8 का 7 में मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 56। रेशो की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रेशो की ज़रूरत नहीं है, ये वास्तविक वजन है, वास्तविक वजन है। और इसमें 8 में जब मैं 8 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मिसेस गुप्ता जो है वो आपके 64 किलोग्राम की है। मतलब मिसेस गुप्ता जो है वो मिस्टर गुप्ता से थोड़ी भारी है। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, डाइटिंग का कोर्स शुरू कर लिया, क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम कर दो।
पड़ गया। अच्छी तरह से डाइटिंग की इन्होंने और अपना वजन कितना कम करवा लिया, 6 किलो कम करवा लिया। अब मिस्टर गुप्ता कितने किलो के हैं, 50 किलो के। लेकिन इसमें दिया क्या है, अनुपात दिया है, मतलब इनका अनुपात जो हो गया वो क्या हो गया आपके 5:6। आप देखो 5 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, 50 को। 5 अगर 50 को डिनोट करेगा तो 6 किसको डिनोट करेगा, 60 को डिनोट करेगा। 5 में जब मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो 6 में भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपके कितना आएगा, 60। मतलब ये हुआ कि मिसेस गुप्ता जो है डाइटिंग करने के बाद उनका वजन है 60 किलोग्राम। और अब 60 किलोग्राम, पहले कितना वजन था, 64 किलोग्राम। 64 से 60 हुआ है, मतलब इन्होंने डाइटिंग इनसे थोड़ी सी कम की होगी, बेचारी का वजन 4 किलो ही कम पड़ा है। इसलिए अब आपको इसमें पूछा है कि मिसेस गुप्ता जो है उनका कितना वजन कम हुआ है, तो उनका 4 किलो वजन कम हुआ है, 4 किलो वजन। तो ये 4 किलो जो है यही आपका सही उत्तर है, बी वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातु, एक धातु है, यह कुछ नहीं है, एक धातु है, धातु 1 के 60 ग्राम, ये 1 नहीं है, ये ए है, धातु ए है, इसके 60 ग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया। इसका 60 किलोग्राम और इसका 100 किलोग्राम मिलाया गया। यदि धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात, शीशे और टीन का अनुपात 3:2 तथा धातु बी में यह अनुपात 4:1 हो, तो नई धातु में टीन का क्या अनुपात होगा। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है ए जो धातु है वो 60 किलोग्राम की है और इसमें शीशे और टीन का अनुपात 3:2 दिया है। तो हम इसमें ए में, इसमें क्या पूछा है, टीन कितना होगा, तो हम टीन ही निकाल लेते हैं, बस टीन ही, क्यों आप शीशा भी निकाल रहे हैं। तो हम ए में जो 60 किलोग्राम है उसमें शीशा और टीन जो है वो 3:2 के अनुपात में है, टोटल करेंगे 5 आएगा और टीन कितना है, 2 है। इस बी वाली जो धातु है, बी वाली जो धातु है इसमें 100 ग्राम में, इसके 100 किलोग्राम में जो अनुपात है वो दिया है आपके 4:1। इसमें भी 5 का भाग देके 1 यूनिट की वैल्यू, इन दोनों 4:1 की टोटल क्या होगी, 5 होगी, इसलिए 5 का भाग दिया और 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। आप आपके ये इन दोनों को हल करके हम जोड़ दें तो आपके नई धातु में टीन की जो वैल्यू है, टीन कितने किलोग्राम है वो आ जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, 5 से ये 60 कटेगा आपके 12 बार और 12 का जब मैं 2 में मल्टीप्लाई करूँगा आएगा आपके 24, प्लस ये 20 बार कट जाएगा, 20 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 ही आ जाएगा। मतलब जो नई मिश्र धातु बनी है उसमें आपके टीन जो है वो इतना किलोग्राम है, ये आपका उत्तर है 44 किलोग्राम। बी जो है ये आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आपके अगला प्रश्न है, एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 25% की वृद्धि हुई हो तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें दिया है एक तो कला, एक दिया है वाणिज्य और एक दिया है विज्ञान। वाणिज्य और विज्ञान, कला, वाणिज्य और विज्ञान, 3 इसमें सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, 3 आपके संकाय दे रखे हैं। इन संकायों में अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है, छात्रों का अनुपात दे रखा है 3:5:8। देखिए दोस्तों, जब फर्स्ट क्लास थी रेशो प्रोपोर्शन की, उस समय जब मैं बेसिक समझा रहा था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि मैं अनुपात में किसी भी एक संख्या का गुणा कर दूं, अगर तीनों में एक समान संख्या का गुणा कर दूं तो अनुपात वही रहता है, अनुपात में कोई अंतर नहीं आता है। क्योंकि मुझे इसका 20%, 40% और 25% निकालना है, मैं यहाँ 20% निकालूंगा तो पॉइंट में कैलकुलेशन आएगी, पॉइंट में थोड़ा कैलकुलेशन करना टफ हो जाता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम मान लेते हैं ये 30 है, ये 50 है और ये 80 है। अब
इसमें जो छात्रों की जो वृद्धि हुई है इसमें 20% बढ़ा है। इसमें कितना परसेंट बढ़ा है? 20% बढ़ा। तो हम इसका 20% देख लेते हैं। इसका 20% निकालने की क्या कला होगी कि हम अगर किसी का 10% कैलकुलेशन करते हैं तो 10% कैसे निकालते हैं? पीछे से अगर जीरो है तो इस जीरो को हम ढक लेते हैं, तो जो बचता है वो 10% रहता है। और अगर जीरो नहीं है और कोई संख्या है तो उसके बाद में हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो देखिए 10% तो इसका क्या आएगा? 3 आएगा। बड़ा कितना है? 20%। अगर 10% 3 है तो 20% कितना होगा आपके? 6। वैसे ही 40% निकालेंगे। 40% निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे? इसका 10% निकाल लिया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। 10% निकालेंगे आएगा 5, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 20। मतलब इसमें क्या हो गया? 20 विद्यार्थी बढ़ गए। अगला जो है ये विज्ञान में 25% बढ़ गए हैं। 25% निकालने की क्या ट्रिक है? 25% निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो संख्या दी है उसमें 25% निकालने के लिए 4 का भाग दे देते हैं। यदि हम इसमें 4 का भाग दे देंगे ऑटोमेटिक आपके 25% कैलकुलेट हो जाएगा। जब हम इसमें 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 20। इसका ये मतलब हुआ कि कला में 6 विद्यार्थी बढ़ गए, 30 से बढ़ के 6 हो गए, 30 से 6 और बढ़ गए तो वो हो गए 36। वाणिज्य में 50 पहले थे, 20 और बढ़ गए, नए विद्यार्थी 70 हो गए। विज्ञान में 80 थे, 20 बढ़ गए, 100 हो गए। पूछा है अनुपात निकालना है। अनुपात निकाल देते हैं। ये 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे 18 अनुपात 35 अनुपात 50। इससे ज़्यादा ये अब और नहीं कट पाएगा, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा 18, 35 और 50। 18, 35 और 50। देखिए दोस्तों, ए वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला आपका जो प्रश्न है अगला वो ये है कि एक कॉलेज में कला तथा विज्ञान संकायों में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात क्रमशः 8:11 हो गया। कला संकाय में कितने विद्यार्थी है? चलिए इसमें क्या दिया है? एक कॉलेज है, इसमें कला और वाणिज्य संकाय में विद्यार्थी जो है वो कितने हैं? कला और वाणिज्य संकाय है। विद्यार्थी जो है वो आपके हैं 4:5 के अनुपात में। क्या बोल रहा है? वाणिज्य संकाय में 65 और बढ़ गए हैं। कितने बढ़ गए हैं? 65 विद्यार्थी और बढ़ गए हैं क्योंकि नए प्रवेश हो गए हैं। तो अनुपात क्या हो गया आपका? 8:11। 8:11। देखिए दोस्तों, आपको एक बात समझाना चाहता हूं, इसको कैसे हल करेंगे। ये देखिए 4 से हमने इसको कितना किया है? 8। मतलब 4 में हमने 2 का गुणा कर दिया। इस 4 को 8 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब हम इस रेशो में दोनों में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, वही वाला ट्रिक जो हम अगर अनुपात में किसी एक संख्या का मल्टीप्लाई करते तो अनुपात तो सेम रहता है, तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया था, सब में 0 0 बढ़ा के। वैसे मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इसका मतलब प्रश्न क्या दिया है? एक कॉलेज में कला और विज्ञान जो वाणिज्य संकाय है इसमें जो रेशो दिया है वो अपन ने क्या बना लिया? 4:5 को क्या बना लिया है? 8:10। यहाँ पे 8:10 अनुपात में थे। वाणिज्य संकाय में 65 बढ़ गए। अब आप देखोगे वाणिज्य में कितने बड़े हैं? वाणिज्य में कितने बड़े हैं? यूनिट से कितने बड़े हैं? 1। और ये 1 यूनिट जो है वो कितनी हो गई आपके? 65 के बराबर। 1 यूनिट जो है वो 65 के बराबर है। पूछा क्या है? कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? देखो कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? अभी 8 हैं। तो 8 विद्यार्थियों में मैं 65 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 65 में मैं कर देता हूँ 8 का मल्टीप्लाई। देखिए दोस्तों, अब मुझे ना तो 65 की टेबल आती है, ना मैं 8 से इसमें मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा? मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको डबल कर दूँ और इसको आधा कर दूँ। इसको अगर मैं डबल कर दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको आधा करना पड़ा। इसको डबल करने पर मेरा क्या आ जाएगा? 130 और इसको आधा करने पे आ जाएगा 40। चाहे मैं 65 में 8 का मल्टीप्लाई करूं या 130 में 4 का मल्टीप्लाई करूं, एक ही आंसर आएगा। अब मुझे मल्टीप्लाई करना थोड़ा सिंपल हो गया है। बस मुझे 13 का पहाड़ा 4 बार बोलना है। क्या आएगा? 52 और 1 0।
65 में 8 का मल्टीप्लाई करने पे भी आपके 520 ही आता। तो आपका जो 520 जो है यही आपका उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक और ये सवाल दोनों ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी और इसी के साथ नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।